मित्रों, बहुत ही रोचक कथा है। देववाणी चैनल के साथ बने रहें। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। नहीं रज्जो, मुझे मत मारो। उसका दम घुटने लगा था, आंखें बाहर आने लगी थी। अचानक में कमरे का दरवाजा खुला और मनीराम अंदर आया। एक झटके में रज्जो ने चित्रा को छोड़ दिया और गायब हो गई। मनीराम होश में नहीं था तो उसको चित्रा के साथ हुए हादसे का पता नहीं चला। वह बिस्तर पर धड़ाम से गिरा और सो गया। इधर चित्रा की हालत बिल्कुल खराब थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक में यह सब कैसे, और उसने क्या सही किया रज्जो को मरवा कर। अब क्या करेगी वो? क्या रज्जो उसे छोड़ेगी? नहीं, रज्जो मुझे छोड़ दे। हाँ हाँ हाँ, कैसे छोड़ दूं दीदी? बोलो कैसे? मुझे पता है, मैंने तुम्हारा पति छीन के गलत किया है, पर मैंने भी तो प्यार किया था ना। और जीजा साहब भी तो मुझे चाहते थे। मैंने कौन सी जबरदस्ती की थी? रज्जो, मुझे माफ कर दे रज्जो। हा हा हा। डरावनी आवाज में हंसी रज्जो। कमरे में जैसे तूफान आ गया हो। सभी वस्तुएं हिलने लगी थी। पर्दे उड़ने लगे थे। खिड़कियां किसी भूतही फिल्म के सेट की तरह टकराने लगी थी। आज चित्रा को एहसास हुआ कि भूत और प्रेत भी कुछ होता है। डर से कांप उठी थी वो। छोड़ दे रज्जो, गिड़गिड़ा रही थी चित्रा। छोड़ दे। और रज्जो चित्रा की छाती पर ही बैठ गई थी। अपने हाथ की उंगली से चित्रा ने लटों को सुलझाते हुए उसके मस्तक पर नाखून से निशान बनाते हुए हंसती है। तुझे तो मरना ही होगा दीदी। तुमने मुझे इतनी बेरहमी से मारा। मैंने भी तो दया की भीख मांगी थी। और रज्जो अब विभत्स हो चुकी थी। उसने चित्रा के चेहरे पर पंजा मारा। उसके नाक, आंख और होंठ पर नाखूनों से गहरा घाव बन गया। चीख उठी चित्रा। कलप उठी वो। उसका रूह कांप उठा। चीखने की आवाज से घर के बाकी सदस्य भी जाग गए थे और दरवाजे खटखटाने लगे। दरवाजे पर आवाज होने की वजह से रज्जो ने चित्रा को छोड़ दिया और उसके गालों पर पुनः गहरा घाव बनाती हुई बोली, तो कल तक नहीं बचेगी दीदी। आज तो बच गई। और इतना कहकर कमरे से निकल गई वो। रात का समय था। वही तीन आदमी जिन्होंने रज्जो को चित्रा के साथ मिलकर मारा था, आपस में बातें कर रहे थे। आज रात सारा माल उड़ा लेंगे। ये गलत होगा भीमा। ये हम अच्छा नहीं कर रहे। सब अच्छा है हरिया, पलटू बोला। हमने तय कर लिया है तो अब पीछे मत हट। सारा माल उड़ा के गांव छोड़ देंगे। अगर किसी को पता चल गया तो हम सभी मारे जाएंगे। तुम लोगों को सेठ का रौद्र रूप पता ही है। पता चला तो ना। चल जल्दी कर। आज की रात गांव छोड़ देंगे। तीनों बनावटी चाबी लेकर अहाते के अंदर कमरे में पहुंचे। घनघोर अंधेरा था अंदर, कुछ दिखाई ना देने वाला। भीमा ने लालटेन जलाया तो कुछ उजाला हुआ। चल जल्दी कर पलटू, फटाफट। हमें बहुत सावधानी से काम करना है। तीनों अंदर कुएं के पास पहुंचे। उनके लिए कुएं के ताले को तोड़ना कोई कठिन काम ना था। साथ में लाए हथियार से उन्होंने थोड़ी मशक्कत के बाद ताला तोड़ ही दिया। भीमा, तू बाहर रह, मैं और हरिया अंदर जाते हैं। पलटू बोला। ठीक है, भीमा बोला। पर अगर मैं अंदर चलूं तो? वैसे भी हरिया डर रहा है। हाँ, यह ठीक रहेगा, हरिया तपाक से बोला। तुम दोनों अंदर जाओ, मैं बाहर हूं। भीमा और पलटू हंसते हुए अंदर कुएं में जाने लगे। कुएं में घुमावदार सीढ़ियां थी। दोनों उतरने लगे और हरिया ऊपर उन्हें देखता रह गया। लालटेन की रोशनी कम पड़ गई। दोनों बिल्कुल नीचे तक उतर चुके थे। आपसे सलाह किया हुआ था तीनों ने कि कुछ भी हो, जोर जोर से आवाज नहीं लगानी है।
हरिया इंतजार करने लगा। वो बार बार ऊपर से नीचे तक गई मोटी रस्सी को खींच रहा था, पर उसे कुछ भी भारी भरकम जैसा नहीं लगता और वह पुनः रस्सी ढीली कर देता। लगभग 30 मिनट से ज्यादा का समय हो गया और हरिया को वह समय बहुत भारी पड़ने लगा। हरिया ने आवाज लगाई, भीमा, अरे ओ पलटू। नीचे से कोई आवाज नहीं आई। हरिया अब डरने लगा। भीमा और पलटू साथ में हो तो वो बहुत बहादुर था, पर अकेले में उसकी नानी याद आती थी। अचानक कुएं से दर्दनाक चीख सुनाई दी, खच्चाक। चीखें अब रौद्र रूप लेने लगी थी। इधर हरिया कांप रहा था। उसके मुंह से आवाज आनी भी बंद हो गई। उसके होंठ सूख गए थे। हरिया के हाथ में रस्सी थी। उसने पता नहीं क्यों पर रस्सी खींचने लगा। बहुत भारी लग रहा था रस्सी खींचना। उसे लगा शायद खजाने की कोई गठरी हो। गठरी ऊपर आई तो उसके हलक से खतरनाक चीख निकली। गठरी में कोई खजाना नहीं बल्कि भीमा बंधा हुआ था। उसका सर धड़ से अलग था। हाथ पैर कटे हुए थे। उसने हड़बड़ाकर रस्सी छोड़ दिया और भीमा की कटी लाश वापस कुएं में गिर गई। हरिया सदमे में था। वो भागा वहां से, पर अगले पल उसके सामने आकर एक विभत्स आकार की प्रतिमा आकर खड़ी हो गई। बाल बिखरे हुए थे, आंखों में खून के आंसू थे, मुंह से खून की लार टपक रही थी, हाथों के नाखूनों से खून टपक रहा था। खक खक, खूनी खूनी चुड़ैल। हरिया कुछ और ना देख पाया और चिल्लाते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर गया। एक ही रात में दो हादसे हुए, एक चित्रा के साथ और फिर दूसरा तीनों नौकरों के साथ। सुबह हरिया को होश तो आया, पर वह पूरी तरह पागल था। मनीराम और उनके पिता ने हरिया से बहुत पूछताछ की, पर सब व्यर्थ था। यह तो पता चल चुका था कि रात में चोरी की घटना हुई है, पर चोरी हुआ है या नहीं यह पता नहीं चल पाया। चित्रा के साथ हुए हादसे ने पूरे घर को डरा रखा था। अहाते में चुड़ैल है, ये बात तो पक्की हो गई। अब सभी लोग सतर्क हो गए। चित्रा को वैद्य को दिखाया गया। वैद्य ने दवा और लेपन सामग्री दी। इधर मनीराम ने हकीम और तांत्रिक को बुलाकर हरिया को दिखाया, पर हरिया की ऐसी हालत नहीं थी कि वह कुछ भी बता सके। तांत्रिक ने हरिया के ऊपर चुड़ैल का वास है ऐसा बताया। वह पूरी तरह पागल हो गया। अब शायद ही कभी वापस अपनी पहली वाली स्थिति में आ पाए। चित्रा के ऊपर भी चुड़ैल का हमला हुआ था। तांत्रिक ने चित्रा को भी झाड़ फूक करके भभूत दिया, ताबीज बांधी और हिदायत दी कि कभी भी हमला हो सकता है, तो वो अकेले ना रहा करे। मनीराम को अभी भी पता नहीं चल पाया था कि रज्जो ही चुड़ैल है। उसे तो कुछ भी नहीं पता था, पर उसे सब जानना था कि आखिर यह सब मामला क्या है। समय बीतते देर नहीं लगती। जब तक तांत्रिक की दी हुई ताबीज चित्रा के बाह में बंधी थी, वो महफूज थी। चित्रा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सबको लगा था कि अब घर में चुड़ैल का वास नहीं है, शायद चली गई। पर चित्रा ने किसी दिन भूल कर वहां से ताबीज खोल दी और वो रात चित्रा की आखिरी रात साबित हुई। रज्जो चुड़ैल ने चित्रा को मार डाला। उस रात बहुत ही दर्दनाक मौत थी। रज्जो ने उसे बहुत ही बुरी तरह मौत दी। खून की उल्टियां कर करके मरी थी चित्रा। आंखों से खून, नाक से खून, कानों से भी खून निकल रहे थे। चीख चीख कर पागल हो गई थी। पूरा परिवार मौजूद था, पर क्या मजाल कोई उसके लिए कुछ कर पाता। किसी के पकड़ में आना मुमकिन नहीं था। पूरी हवेली उसकी चीखों से दहल गई थी। नौकरों ने घर छोड़ दिया था। चित्रा की मौत पर पूरा गांव सन्नाटे में था। अब सबको रज्जो के मरने की कहानी पता चल गई। हरिया पागल था, पर वो घूम घूम कर गांव में गाता और चिल्लाता। मनीराम ने कुछ महीनों बाद दूसरी शादी की। बच्चे की परवरिश होने लगी। बुआ खुद के सपने से बाहर आई
और गोलू के सर पर हाथ रखा। अब रज्जो किसी को परेशान नहीं करती। अगर कोई गलती से भी जामुन के पेड़ से गिर गया हो तो यही होता था कि चुड़ैल ने गिराया है। मित्रों, अब तक की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मित्रों, इस कहानी का ये अगला भाग जो बहुत ही रहस्यमयपूर्ण है, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अब तक आपने जामुन वाली चुड़ैल के बारे में सुना और अब उस चुड़ैल का जिन्नात और खजाने का रहस्य जानेंगे। मित्रों, फटाफट गांव की पंचायत बुलाई गई। पंच परमेश्वर के साथ साथ गांव के अन्य सभी लोग भी थे। बात धनीराम के घर में छिपे चुड़ैल की थी, तो जाहिर सी बात है पंचायत पूरा भरा भरा रहे। बूढ़े बुजुर्ग नौजवान और तो और बच्चे भी पंचायत में छिप छिप के आगे पीछे थे। कौतूहल का विषय था आज की पंचायत। बात ही ऐसी थी, जामुन वाली चुड़ैल। हाँ, तो पंचों के सामने और सरपंच के सामने आज की पंचायत के शुरू होने का फरमान जारी किया जाता है। खड़े होकर एक आदमी ने ऊंची आवाज में बोला, गांव के अन्य बड़े बुजुर्ग की मौजूदगी में पंचों की जो राय होगी वो धनीराम काका को मानना पड़ेगा। धनीराम अकड़ में खड़ा था, कुछ बोला नहीं। धनीराम काका, कुछ तो बोलिए। अरे का बोले छुट्टन, हमारी कोई गलती नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों हमें बुलाया गया है। काका, अगर आपकी कोई गलती नहीं तो काहे डर रहे हैं? पंच लोग किसी के साथ भी बुरा नहीं करते। देखो धनीराम, एक पंच बोला, पिछले महीने से ही गांव के कई लोग सरपंच के वहां फरियाद लेकर जा चुके हैं कि तुम्हारे घर के अहाते में चुड़ैल का साया है। आए दिनों वो किसी न किसी को परेशान करती रहती है। अरे तो पंच महोदय, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? धनीराम बोला, आपको बस हम लोगों का साथ देना है। मतलब साफ है धनीराम, पूरे अहाते को जलाना पड़ेगा, पूजा करवानी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे घर में। फिर धनीराम, तुम्हारे घर से चुड़ैल और जिन्नातों का साया कैसे जाएगा? एक और पंच बोला, मैं मेरे तरीके से पूजा करवा के सब खत्म करवा दूंगा। धनीराम को डर था कि अगर अहाते में गांव वालों का प्रवेश हुआ तो खजाने का पता चल जाएगा। नहीं धनीराम, एक और पंच मूंछों पर ताव देता हुआ बोला, देखो धनीराम, सबको पता है आपके दादा के समय में अहाते में क्या क्या हुआ था। एक एक कहानी सबको पता है, छुपाने से कुछ नहीं होगा। मतलब साफ है, आपके घर में छुपे खजाने की वजह से जिन्नातों का साया है। यह भी 100% सच है कि 2 राजगीरों की मौत भी हुई थी और 2 नौकरों की भी। एक तो पागल भी हो गया था। देखो सरपंच, यह सब सच नहीं है। धनीराम तैश में आ गया, यह सब ठीक नहीं हो रहा। धनीराम, तुम पंचायत को झुठला नहीं सकते। सरपंच बोला, अक्सर ऐसा हो रहा है गांव में। सभी ने गौर किया है, किसी न किसी के शरीर में चुड़ैल का वास रहता है। तुम भी ये बात जानते हो कि यह गांव चुड़ैल के प्रकोप का अड्डा बन गया है। नीम हकीम, तांत्रिक, साधु सिर्फ और सिर्फ यहां झाड़ फूक करने ही आते हैं। जी आपने सच कहा सरपंच जी, चुड़ैल एक शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है। गांव का एक और सभ्य उठकर बोला, गांव भर इस प्रकोप से बच नहीं पाया। कल तो हद हो गई, मेरे गोलू तक को नहीं छोड़ा उस चुड़ैल ने। धनीराम अब चारों तरफ से घिर चुका था, उसके चेहरे पर बेबसी का आलम था। धनीराम, गुप्त खजाने की बात तुम ही बता दो या हम पता कर ले अपनी तरह से। हमें सुराग मिल गया है धनीराम। सरपंच बोला, हमें धन का लालच नहीं धनीराम, पर उस धन की वजह से अगर गांव में महामारी होगी तो उसका हल भी हमें ही निकालना होगा। बात आपकी 16 आने सच है सरपंच,
बूढ़े तिवारी जी बोले। हमें भी कुछ कुछ तो याद है कि किस तरह धनीराम के दादाजी की शादी में अथाह खजाना मिला था, पर रातों रात कहाँ गायब हो गया किसी को पता न चला। बस सबको यही शक था कि धनीराम के घर में एक कुएं में पड़ा है सारा खजाना, और पता नहीं कितने लोगों की लाशें। हाँ तो पंचो, सरपंच उठकर बोले, इतने सारे खुलासे के बाद यह बात तो तय है कि धनीराम के हवेली के अंदर जो कुआं है उसमें धन है, और उसका कोई ना कोई सुराग चुड़ैल और जिन्नात से है, जो गांव में प्रकोप और धनीराम के घर के अंदर तमाम मौत का कारण बनी। तो आज धनीराम हम पंचों के मध्य इन सब बातों का खुलासा करेगा कि आखिर बात क्या है। धनीराम मरता क्या ना करता, पंचों के बातों में दम था। घर में सभी परेशान रहते थे। कभी रसोई घर में भोजन गायब हो जाता तो कभी महिलाओं के श्रृंगार, कभी बच्चों के खिलौने गायब हो जाते तो कभी बड़ों के कपड़े। चुड़ैल ने कभी किसी को शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई, पर अक्सर डराती रहती, सामान गायब करती रहती। उसका पूरा परिवार खिलौना बनकर रह गया था। दादा मनीराम मरते समय धनीराम को बोले थे कि कुछ भी हो जाए, खजाने की सच्चाई किसी को मत बताना, और ना तो उसका उपयोग भोग विलासता में करना। जो भी खजाने के तरफ लालच भरी नजरों से देखने की कोशिश करेगा उसके साथ बुरा ही होगा। शाम का समय था, रात होने ही वाली थी। सरपंच के घर धनीराम और पंचों को लेकर बैठक थी। धनीराम फटाफट सरपंच के घर पहुंचा। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उस समय गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, तो कमरे में 2 लालटेन जलाए गए थे। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कथा को लाइक जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।